हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके क्लासेस। दोस्तों, आज के इस एजुकेशन लेक्चर में हम भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, तो बी.एन. राव के द्वारा जो है संविधान सभा को एक सुझाव दिया गया था कि भारतीय नागरिकों को दो प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो एक मौलिक अधिकार तो ऐसे होने चाहिए जो भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे देने चाहिए, और दूसरे प्रकार के अधिकार ऐसे होने चाहिए जो कि नागरिकों को कुछ समय बाद प्रदान किए जाने चाहिए, जब देश पर्याप्त रूप से जो है संसाधन संपन्न हो जाए, जब देश के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। तो अब हुआ क्या कि बी.एन. राव के सुझाव पर इन अधिकारों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो प्रथम प्रकार के जो अधिकार थे उनको संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में जगह दी गई, और जो दूसरे प्रकार के अधिकार थे उनको भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और देश में जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36, और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य की परिभाषा में यह कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही मानी जाएगी जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 में बताई गई है। तो दोस्तों, पॉलिटी के अंदर जो राज्य है, राज्य का अभिप्राय यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब आदि स्टेट से नहीं होता है, बल्कि राज्य का अर्थ ऐसी संस्थाओं से लिया जाता है जिनका अपना एक क्षेत्र हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, जिनके अपने कानून हो और जो प्रभुसत्ता संपन्न हो। तो इसके अंतर्गत संसद, विधानमंडल, निगम, पंचायत आदि जो भी संस्थाएं हैं जो कानूनों को बनाती हैं, उनको लागू करती हैं, तो ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। अगला है अनुच्छेद 37, और अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, अर्थात राज्य के नीतिक निदेशक जो तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। इसको हम एक उसमें याद कर सकते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, इनको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर सरकारें इन्हें लागू नहीं करती हैं तो हम इनको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 38, और अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो है उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 38 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 39, और अनुच्छेद 39 कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये कई एग्जामों में इसके प्रश्न बनते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 39 में किया गया है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महिला और स्त्री और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भी अनुच्छेद 39 हो जाएगा। और संसाधनों के उचित वितरण की बात भी इसमें की गई है, और संसाधनों के उचित वितरण का अभिप्राय यह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि सभी लोगों को संसाधनों का, जो हमारे संसाधन है देश के, उनका समान रूप से वितरण हो। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास तो सब कुछ हो जाए और कोई व्यक्ति गरीब ही रह जाए। तो सरकार का ये दायित्व है कि वो संसाधनों का उचित वितरण करेगी और समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगी। अगला है अनुच्छेद 39 का, और इस 39 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था, और इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 40, और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया था, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। तो इसीलिए इसको बाद में 73वें संविधान संशोधन 1993
73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ दिया गया था और अब ये सभी सरकारों के लिए अनिवार्य है कि वो अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो अब ये कंपलसरी कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का प्रबंध का प्रावधान किया गया है और कुछ दशाओं से अभिप्राय यह है कि जैसे बीमारी है, बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, तो इसके अंतर्गत जो भी सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है या बेरोजगारी भत्ता देती है तो वो सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 42 में कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो जब आदमी कहीं काम करेगा तो वो काम करने की जो कंडीशन है, वहाँ पे जो काम करने की परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो मानवोचित हों और इसी में जो है महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, तो जो आदमी कार्य करेगा उसको कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि जिससे उसका गुजारा हो सके। इन तीनों अनुच्छेदों को आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में वो जो काम पा रहा है वो काम करने की जो कंडीशंस है वो सही होनी चाहिए और उस काम के बदले में अनुच्छेद 43 में ये कहा गया कि उस काम के बदले में इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि जिससे उसका गुजारा हो सके। तो आप इन तीनों अनुच्छेदों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 43 का को जो है 42वें संशोधन जो है 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था और इसमें उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता, सहायता नहीं है ये, संहिता। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है और समान सिविल संहिता का अभिप्राय यह है कि देश में जो भी नागरिक हैं, देश के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होंगे, परंतु वास्तव में जो है सरकारें इसको लागू नहीं कर पाई हैं क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि भारत एक बहुधर्मी देश है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी की विवाह तलाक संबंधी अपनी अपनी जो है परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अपने कानून हैं, तो इसलिए सरकारें जो है इसको लागू अभी तक नहीं कर पाई हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है और उसको याद रखना भी बहुत आसान है। इस अनुच्छेद के दोनों अंक समान हैं और दोनों अंक समान होने से समान सिविल संहिता, तो इजीली इसको याद किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल का प्रावधान किया गया है। तो जैसे कि हम आंगनबाड़ी वगैरह देखते हैं अपने राज्यों में, तो जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अगला है अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रयास। तो अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य सरकार ऐसा कार्य करेगी जिससे कि जो इस वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर दुर्बल वर्ग के लोग जो हैं, उनके आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो, उनके शैक्षिक हितों की अभिवृद्धि हो। अगला है अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध और पोषाहार की व्यवस्था की गई है। अगला है अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि सरकारें ऐसा प्रयास करेगी जिससे कि कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन हो, उनका विकास हो। अगला है 48 का और इस 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो राज्य सरकारें ऐसा प्रयास करेंगी जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा हो। और ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्यावरण संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 48 का। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको भी याद रखना बहुत एक ट्रिक के माध्यम से आसान है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों की जो शक्तियाँ हैं वो 50-50 बांट दी गई हैं। तो अनुच्छेद 50 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों की शक्तियों का 50-50। तो इसको भी हम इजीली इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो एक ध्येय है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है, तो अनुच्छेद 51 में यही ध्येय यहाँ पर सिद्ध होता है कि सरकारें जो है ऐसा प्रयास करेंगी जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। तो अब हम इन अनुच्छेदों पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 में। भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो किन अनुच्छेदों में किया गया है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ही भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत किस उद्देश्य से सम्मिलित किए गए हैं? कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत शामिल किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जा सके। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की संकल्पना का समावेश संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? अर्थात कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है या न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में यह वर्णित किया गया है कि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? तो ये बात जो है अनुच्छेद 38 में कही गई है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और सभी नागरिकों के लिए एक समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांत में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किसमें किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उसके कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में
जो सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है? तो जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनमें कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, और जिसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है वही सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि नागरिकों को कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में यह वर्णन किया गया है कि नागरिकों को कुछ विशेष दशाओं में, तो कुछ विशेष दशाएं कौन सी होगी? जैसे बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, तो इस कंडीशन में जो है उनको नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, और ये वर्णन अनुच्छेद 41 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दिशाओं और प्रसूति सहायता प्राप्त करने का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता प्राप्त करने का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी यानी कि गुजारा लायक जो है वेतन या मजदूरी दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों में श्रमिकों की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। और ये भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, और ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की गई है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सभी राज्यों में आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों में मद्य निषेध, पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में जो है मद्य निषेध, पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि पशुपालन का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में राज्यों को कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में ही यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा? तो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण करेगा और संवर्धन का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। तो अनुच्छेद 48 का में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों के संरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों के संरक्षण की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उपबंध किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां उनका पृथक्करण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो है संवर्धन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात कही गई है, यही जो अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति का आधार है। इसी के आधार पर जो है भारत की विदेश नीति बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का वर्णन किसमें किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का वर्णन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यह कहा गया है कि जो सरकारें हैं वो भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से किस रूप में भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनको लागू करना या ना करना वो सरकारों के ऊपर निर्भर है। इनको इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु मौलिक अधिकारों को यदि कोई सरकार लागू नहीं करती है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निदेशक तत्वों का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया था? अर्थात भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए थे उसका निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की उप समिति के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा की जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी और जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, उसके द्वारा संविधान में नीति निदेशक तत्वों का जो है निर्माण किया गया था और उनको शामिल किया गया था। अब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है, निदेशक तत्वों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। यह कथन किसका है? तो किसने यह कहा था कि जो नीति निदेशक सिद्धांत है या नीति निदेशक तत्व हैं उनके द्वारा जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी वो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया था कि नीति निदेशक तत्वों के द्वारा जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी वह राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। अगला कथन है, नीति निदेशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। नीति निदेशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला कथन है, किसने कहा था कि नीति निदेशक सिद्धांत 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड का फैबियन समाजवाद है जिसमें समाजवाद नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा यह कहा गया था कि नीति निदेशक सिद्धांत 19वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड का फैबियन समाजवाद था वह है और इसमें समाजवाद नहीं है। अगला कथन है, नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का उद्देश्य किसने कहा था? तो उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का उद्देश्य कहा था। अगला कथन है, किसने कहा था कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के भाग 4 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा? तो उत्तर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल जो है संविधान के भाग 4 में जो नीति निदेशक तत्वों का जो प्रावधान किया गया है उनका उल्लंघन नहीं करेगा। अगला कथन है, किसने नीति निदेशक सिद्धांतों को भावनाओं का कूड़ेदान मात्र कहा?
तो उत्तर हो जाएगा टी कृष्णमाचारी ने। तो टी कृष्णमाचारी के द्वारा नीति निदेशक सिद्धांतों को भावनाओं का कूड़ेदान मात्र कहा गया था। अगला कथन है, यह कथन किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा के.टी. शाह ने। तो के.टी. शाह के द्वारा यह कहा गया था कि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है या भुगतान किया जाता है। अगला कथन है कि किसने कहा था कि नीति निदेशक तत्व समाजवादी सरकार के मूल मर्म है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्ति राव ने। तो कृष्णमूर्ति राव के द्वारा यह कहा गया था कि नीति निदेशक तत्व समाजवादी सरकार के मूल मर्म है। अगला कथन है, नीति निदेशक तत्वों को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा किसने दी थी। तो उत्तर हो जाएगा पाणिकर ने। तो पाणिकर के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी गई थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्वों को संविधान का सार तत्व किसने कहा था। तो उत्तर हो जाएगा ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को संविधान का सार तत्व कहा गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।